आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजीव रंजन जी, बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, मेरे अभिभावक समान माननीय राजकिशोर जी, और जिनके निर्देशन और एक तरह से पालक अधिकारी के रूप में जो मेरे साथ हैं, माननीय लल्लू बाबू, इस जिले के सम्मानित विधान पार्षद और शिक्षाविद, पूर्व नौकरशाह माननीय सर्वेश जी, शामों के युवा विधायक जिन्होंने अपने भाषण में समन्वय की अद्भुत सिद्धांत जो भारत की है उसका प्रतिपादन भी किया, ऐसे श्री राजकुमार जी अपने चरित्र, व्यक्तित्व, कृतित्व से जोशीले और अपने भाषण से पानी में भी आग लगा देने की क्षमता रखने वाले बोगो बाबू, माननीय सुरेंद्र पासवान जी, वनवासी कल्याण आश्रम के जिला संयोजक श्री शंभू जी, शाहपुर कमाल में एनडीए के प्रत्याशी और अपने क्षेत्र में जनता के बीच लोकप्रिय अमर जी, जिला पार्षद माननीय मुन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री माननीय बबलेश जी, राकेश पांडे जी, अमरेश जी, मनीष कुमार जी, पार्टी के प्रवक्ता मनीष कुमार जी हैं, फिर राम कल्याण जी, राजेश अंबर्श जी, सुनील जी, संदीप अग्रवाल जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, ललन जी, राम संजय जी, मनोज कुमार जी, सुरेंद्र सेठ जी, आलोक जी, अमित जी, महंत सियाराम दास जी, नारायण जी, तीनों पंचायत के सम्मानित मुखियागण, ईश्वर जी और सुमित जी, साथ में प्रशासन से आए हुए सम्मानित अधिकारीगण और इस सभा में उपस्थित भाइयों और अनुपस्थित सभी बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं आज भाषण देने के लिए नहीं आया। लोकतंत्र में कहा जाता है कि जनता स्वामी है, प्रतिनिधि सेवक है। जो काम मैंने आपसे लिया था उसका रिपोर्ट कार्ड देने आपके सामने आया। रिपोर्ट कार्ड में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ बुरी बातें भी होती हैं। जो समाज यथार्थ से जी चुराता है वो समाज कायर होता है। मैं उन कायरों में नहीं हूं जो यथार्थ से जी चुराकर अपनी बात करूं। मुझे सामो पुल चाहिए, सामो पुल के लिए शहादत भी देनी पड़ेगी, तो मैं शहादत देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले उन लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं जो सामो पुल के रास्ते में रुकावट बनेंगे, उनको बेगूसराय से लेकर नई दिल्ली तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो राजनीति में इसी शैशवावस्था में आया। मैं एक ऐसे विद्यालय से पढ़कर निकला था जहां राजनीति शब्द का शब्दकोश में नहीं था। 3 वर्षों की राजनीति में खट्टे मीठे अनुभव हुए, लेकिन सामो पुल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं।
इस पूरे प्रकरण में मुझे एक बात ज्ञात है, मां सरस्वती ज्ञान की ही देवी नहीं है, अज्ञानता की भी देवी है। यह सामो पुल ज्ञान के गर्भ से नहीं आया है, यह अज्ञानता के गर्भ से निकला है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं मंच पर था। मंच पर जाने और माला पहनने की मेरी ना आदत थी ना है, भगवान करे आगे भी नहीं रहे। मंच पर प्रत्याशी माननीय गिरिराज जी के बोलने से पूर्व मुझे बोलना था और मुझसे पूर्व बोगो बाबू को बोलना था। मेरा बोगो बाबू से कोई परिचय था नहीं, मंच पर अधिकांश लोगों से मेरा परिचय नहीं था। मंच के नीचे जो संघ से जुड़े लोग थे उनसे मेरा अधिक परिचय था। बोगो बाबू ने अपने अंदाज में चुनौती दी, वो सकारात्मक चुनौती थी। एक नकारात्मक चुनौती होती है, एक सकारात्मक चुनौती। आप पुल दीजिए, पुल चाहिए। संभवतः ये चुनौतियां और ये मांग 1952 से हो रही होंगी या उसके पहले से होती रही होगी। तो जैसे एक छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, उसे पता नहीं होता कि इसमें हाथ जल भी सकता है, उसे तो वो आग भी खिलौना नजर आता है। तो मैं छोटा था तो अपने दिव्यांग चाचा के साथ, मेरे बड़े दूल्हे बड़का बाबू कहते थे, मैं एक जोकिया गांव जाता था। तो वहां एक छोटी सी नदी थी, उन नदी को पार करना पड़ता था। तो मुझे ध्यान में था कि वही जोकिया की नदी सामो के लोगों को त्रस्त कर रही है, 2-4 करोड़ का काम होगा, मैं करवा दूंगा। इतनी बड़ी अज्ञानता पालकर मैंने इनकी चुनौती को और चुनौती दे दिया। मैं कहा 4.5 लाख से चुनाव जिताइए, मैं पुल बनाऊंगा। यदि कोई कान में कह देता कि 5,000 करोड़ का है तो मैं उसी समय शब्द वापस ले लेता। तो मैंने कहा ये पुल अज्ञानता के कोख से निकली हुई वह आवाज है, जिस आवाज के पीछे पीढ़ियों से हिंदुस्तान के लोग, लॉर्ड कर्जन से लेकर नेहरूवादी शासन तक, अपने जायज मांगों के लिए, अपने स्वाभाविक हक के लिए राजनीति के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। एक छलावे के बाद दूसरा छलावा होता था। लोग कितने निर्दोष हैं, छल और कपट करने वालों को भी माफ करते हैं। हर 5 साल में छली और कपटी आता है और आप उसे माफ करके फिर उस आशा से कोई तो ठीक आदमी आएगा। इसलिए यह पुल की जो मांग थी, मैं उससे अवगत नहीं था। इस पुल से जो समस्या थी उसकी मेरी जानकारी नहीं थी। घोर अंधकार और अंधियारे में मैंने छोटे बच्चे की तरह आग में हाथ डाला, लेकिन मैंने इस चुनौती को स्वीकार कर दिया। यदि 5,000 करोड़ हो कि 5 लाख करोड़ हो, सामू में पुल बनाऊंगा। मैं जिस संस्था से प्रेरणा लेता हूं, जिस संस्था का पात्र हूं, वो पात्रता देती है। उसके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी कहते थे, याची देही याची टोला। ये मराठी की उक्ति है। इन्हीं आंखों के सामने, इसी शरीर से काम को पूरा करना। और लल्लू बाबू ने कहा कि मैं अपनी आयु में
इस पुल से यात्रा करना चाहता हूं, मैं लल्लू बाबू को कहूंगा कि सामो में पुल ही नहीं हवाई अड्डा भी बनेगा। जितनी चुनौतियां आएंगी, जितनी बाधाएं आएंगी, उतना ही मैं सामो के लिए काम करूंगा। मेरा पूरी राजनीतिक जीवन मैं सामो को समर्पित करता हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस विद्यालय के प्रांगण में मैं दूसरी बार आया हूं। मैं एमपी लैड फंड से इस विद्यालय में पुस्तकालय के लिए 15 लाख देने की घोषणा करता हूं। अब मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड आपको पढ़कर सुनाता हूं। रंजीत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिनसे मेरी बात नहीं होती है। इनकी मां से नहीं मिला, लेकिन फोन पे ही मैंने इनकी मां को चरण स्पर्श किया। जैसे सर्वेश जी हैं, विधान परिषद में जाने से पहले इन्होंने कहा था कि सिमरिया का कल्याण होना चाहिए, सिमरिया हरिद्वार और काशी की तरह बने, और विधान परिषद में आते ही उन्होंने उठा लिया। जब मुझे उन्होंने कहा तो मैं कहा, इस कार्य के दुल्हा आप हैं, हम सब बारात हैं। जो भी कष्ट होगा, जो भी करना होगा, गिलहरी की तरह काम करना होगा, हम करेंगे, आप आगे बढ़िए। ये राजनीति की प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें एक दूसरे से कदम आगे जनता के लिए रखना पड़ता है। राजनीति की प्रतिस्पर्धा यदि प्रतिद्वंदिता में बदल जाए, जो हम में से किसी में आज नहीं है। राजकुमार जी वही बात कह रहे हैं जो बोगो बाबू बोल रहे हैं। दोनों प्रत्याशी थे। लोकतंत्र में जीत हार होती है, और दोनों की जुबान से, दोनों के मन से वही बात आ रही है। राजकिशोर जी सदन में नहीं है, लेकिन सामो में क्या हो रहा है, सामो की पुल की प्रगति क्या है, हम हर सप्ताह इनसे बात करते हैं। शंभू जी राजनीति में नहीं है, हर दिन सामो के बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेना, उस पुल की कठिनाइयों को बताना। मित्रों, और जो मुझे भय दिखाया गया था कि 100 सालों से पूरा नहीं हुआ, यह आपने गलत वादा कर लिया, काम नहीं होगा। लेकिन मेरा साथ देने के लिए लल्लू बाबू यहां दिन रात उन चीजों को निकालने में काम कर रहे थे कि कैसे यह संभव हो। बाधा हम और आप नहीं, बाधा परिस्थितियां थी। एक तरफ सिमरिया का पुल, दूसरी तरफ मुंगेर का पुल, तो फिर बीच में कितना सरकार पुल देगी? हर 5 किलोमीटर पर लोग पुल मांगेंगे तो सरकार कहां से देगी? सरकार की एक नीति बनेगी, 25 किलोमीटर इधर या 25 किलोमीटर उधर कोई पुल है तो हम नया पुल नहीं देंगे। जब मैं मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी ने कहा, अपने एक अधिकारी से इनसे बात कीजिए, यदि संभव है तो हाँ कहिए, नहीं तो ना कह के। ने कहा ये संभव नहीं है, मैं लौट गया। फिर कुछ दिनों तक चीजों को वासी होने दिया। फिर मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, फिर पहुंचा। फिर उन्होंने एक पांडे जी नामक अधिकारी को मेरे साथ लगाया। उनके कमरे में भीड़ थी, सारे सांसद अपने अपने काम को लेकर आए हुए थे। मैंने पांडे जी से अनुनय विनय किया। अनुनय विनय मैं जिस भाषा में, जिस भाव से कर सकता था। अनुनय विनय करते समय बार बार अपनी जो मां मुझे छोड़कर चली गई थी उनको याद कर रहा था कि मां मुझे मदद कर। सार्वजनिक जीवन में मैंने पहली कसम खाई है, गलती से ही लेकिन गलत कसम खाई है, मैं जनता के सामने क्या मुंह दिखाने जाऊं? फिर जनता पूछेगी तुमने क्यों कसम खाया था, तुमने क्यों वादा, जनता को लेकर तुम राजनीति के शिखर पर क्यों पहुंचे हो, तुम राजनीति से वापस आ जाओ। इसके पहले ही जनता कहे मैं सोच लिया था कि मैं वापस आ जाऊं।
पांडे जी ने कहा कि आपकी सारी दलीलें ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है पुल नहीं बनेगा। मुझे लल्लू बाबू ने सारी रचनाएं समझाई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। मुझे शंभू जी कह रहे थे कि आप इतने भावों की सारी बातें क्यों कह देते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि काली खान में मुझे छोड़ दीजिए, बेगूसराय में मैं भटक जाऊंगा। यह देश महात्मा गांधी का है। सच बोलकर उस व्यक्ति ने साम्राज्यवाद को हिलाकर रख दिया था। सच में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े चट्टानों को चीर कर सत्य की रेखा बाहर निकल। मुझे लल्लू बाबू के द्वारा समझाई गई बातें ठीक से मैं रख नहीं पाया। मैं नर्वस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि क्या हो, आज यदि कह दिया नहीं तो फिर मैं पत्र लिखूं या पत्र भी स्वीकार नहीं होगा। मैंने 3-4 लोगों को फोन लगाया, जो लोग रोज फोन उठाते थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, व्यस्त थे। उस अधिकारी के पास समय नहीं था, मंत्री जी बैठे हुए थे, 2 मिनट में फैसला होना था। लल्लू बाबू एक बार में फोन उठाते नहीं हैं। अंतिम प्राथमिकता में लल्लू बाबू ही थे। मैंने भगवान का नाम लेकिन वो फोन लगाया कि शायद उठा लें, और उस दिन क्या हुआ, 1 घंटी बजी, इन्होंने उठा लिया। मैंने उस अधिकारी से कहा, देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूं, इनसे आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा मैं किसी निजी व्यक्ति से बात नहीं करूंगा। मैं कहा मैं एक सांसद होकर, क्योंकि इसके पहले जब उन्होंने कहा ये नहीं बनेगा तो मेरी आंखों से 2 बूंद पानी उनके पेपर पर आया। उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, आप इतने कमजोर क्यों हैं? मैं कहा मैं सांसद नहीं, मैं निरीह मजबूत जनता को जिस व्यवस्था ने निरीह बना दिया, धनवान किसान को व्यवस्था ने जो से निर्धन बना दिया, उसका प्रतिनिधि बनकर मैं आज आपके सामने हूं। इसलिए मेरी आंखों से आंसू गिरे। उन 2 बूंद के आंसू ने उस अधिकारी को द्रवित किया। उनको लगा शायद नया सांसद है, राजनीति में नया है, और लल्लू बाबू से उसने बात करना स्वीकार कर दिया। फिर लल्लू बाबू ने उसे सामो पुल का वो चित्र दिया कि बिहार से बंगाल, बिहार से उड़ीसा और बिहार से लेकर 79 किलोमीटर तक कम हो जाए। तब वो अधिकारी सिर्फ उन आंसुओं के कारण द्रवित होकर मंत्री जी से कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है, इसको खारिज करना ठीक नहीं, और स्वयं का पल्ला झाड़कर दूसरे अधिकारी को डाल दिया। फिर वो पत्र, लेकिन वह पल्ला नहीं झाड़ा उस व्यक्ति ने। वो जहां भी आज कार्यालय में बैठे हो, घर में बैठे हो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, वो मुझे फोन पर निर्देशित करते, अब यहां से मुझे जो लोग शिक्षित कर रहे थे, अब वो मुझे तकनीकी रूप से कैसे सफल हो वो शिक्षित कर रहे थे। कहा आप एक पत्र बनाइए, पत्र में ये सब लिखिए। फिर मैं पत्र बनाकर गडकरी जी को दिया, पूछा तो उन्होंने कहा ये बातें तो काल्पनिक लगती हैं, अगर 79 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती तो क्या अब तक हमें पता नहीं होता। फिर सरकार ने जांच की, जांच करने के बाद ये बात सामने आई कि सामो वह हीरा है जिस हीरे के प्रयोग से, सामो एक जगह का नाम नहीं है, वो हीरे का नाम है, जिसके प्रयोग से पेट्रोल बचेगा, समय बचेगा, लोगों की ऊर्जा बचेगी, बिखरे हुए जिले, बिखरे हुए स्थान एक हो जाएंगे। तो फिर गडकरी जी का पत्र आया कि इस पर डीपीआर बनाने की मैं स्वीकृति देता हूं। इसमें कहां है राजनीति? डीपीआर का टेंडर हुआ, एक कंपनी को